Hello dear student, myself Vishal Thakur. I am faculty at PCP Sikar. Today I welcome you all for the detailed solution of JEE Advanced 2023 Paper 1. So without doing much ado, let's start the discussion. This is the question number 1 from JEE Advanced 2023 Paper 1. The question number 1, it states that the correct statement or statements related to processes involved in the extraction of metal is or are. So option A, roasting of malachite produces cuprite. Malachite is CuCO3 dot CuOH2. If we roast it, we will get CuO. Cu2O is cuprite, whereas CuO is not. So option A is incorrect, students. Option B, calcination of calamine produces zincite. Calamine is ZnCO3. If we heat it, we will get ZnO plus CO2. ZnO is zincite, so option B is correct. Copper pyrite is heated with silica in a reverberatory furnace to remove iron. Copper pyrite is CuFeS2. If we heat it in reverberatory furnace, we will get Cu2S, Fes plus SO2. Since Fe is more electropositive than copper, Fes will further react with O2 to give FeO plus SO2. FeO will react with silica to give FeSiO3 and it will be removed as slag. So option C is also correct. Impure silver is treated with aqueous KCN in the presence of oxygen followed by reduction with zinc metal. Impure silver is nothing but Ag. It will be treated with KCN in the presence of O2, and since it is present in the solution, water will be there. It will form AgCN2 negative. Look student, Cn here is acting as a complexing agent, whereas O2 it acting as an oxidizing agent. So it will form AgCN2 negative. Now if we treat this with zinc metal, it will form ZnCN4 2 negative plus Ag. So silver will be leached by this method. So this option is also correct. So the correct answer to this question is B, C and D. Let's move to the next question. चलिए आपको रिएक्शन गिवन है यहाँ पर PQRS, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट पूछे, 4 रिएक्शन आपको गिवन है। पहली रिएक्शन में आपके पास में ग्रिग्नार्ड है, सेकंड रिएक्शन में भी ग्रिग्नार्ड गिवन है, थर्ड रिएक्शन में भी ग्रिग्नार्ड गिवन है और फोर्थ में भी आपको ग्रिग्नार्ड है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड में क्या रिएक्शन दिया आपको, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन आपको जो गिवन है वो देखिए क्या गिवन है। फर्स्ट आपको ये गिवन है, देखिए फर्स्ट में आपके पास में गिवन है CH3 और यहाँ पर आपके पास में CH2 और यहाँ पर आपको गिवन है CH और यहाँ पर आपके पास में CH3 और इसके साथ में आपको क्या गिवन है, साथ में आपके पास में गिवन है CH2 और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड आपके पास में N, ये गिवन है। यही आपको रिएक्शन गिवन है। देखिए ये आपके पास में रिएक्शन गिवन है,
ये आप रिएक्शन देख लीजिए, ये आपके पास में देखिए CH3 CH2 CH और CH3 और CH2 और Cl, और इसके साथ में क्या गिवन है, ग्रिग्नार्ड आपको गिवन है। तो देखिए इस पे जब आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवाते हो, यानी कि यहाँ पर इसके साथ में ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवाते हो, PH Mg आपके पास में Br आपके पास में गिवन है, और फिर आपके पास में क्या गिवन है, हाइड्रोलाइसिस गिवन है H3O पॉजिटिव, पहले ये गिवन है और फिर सेकंड स्टेप में आपको ये गिवन है। अब देखिए जैसे ही ग्रिग्नार्ड इसके ऊपर रिएक्शन करेगा तो पहले आपके पास में इस टाइप से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, यानी ये नेगेटिव है और ये आपके पास में जो होता है इसके साथ में रिएक्शन करेगा, ये नेगेटिव है, ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपके पास में से ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट इंटरमीडिएट ये बनेगा, देखिए क्या बनने वाला इंटरमीडिएट, वो आपके पास में ये बन जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके पास में इंटरमीडिएट ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पर आपके पास में CH2 और ये CH और ये CH3, और फिर आपके पास में क्या है CH2 और ये C डबल बॉन्ड N, और यहाँ Mg आपके पास में Br आपके पास में, और यहाँ क्या बन जाएगा PH आपके पास बन जाएगा। फिर आप क्या करवा दीजिए, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते क्या करवा देंगे, यहाँ से ये CO बॉन्ड ब्रेक करवा देंगे और कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इससे आपके पास में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि CH3 और ये आपके पास में CH2 और ये CH, और यहाँ पर आपके पास में CH3 और ये आपके पास में CH2 और ये आपके पास में C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास में PH। अब देखिए फिर से इस रिएक्शन में आपको क्या गिवन था, ग्रिग्नार्ड और गिवन था आगे, यानी कि वन इक्विवेलेंट पहले आपको गिवन था, सेकंड स्टेप में फिर से Gr का यूज़ करवाया गया, वो भी आपके पास में कैसा था, वो भी सेम यही था, PH आपके पास में और Mg और यहाँ पर आपके पास में Br, ये आपके पास में फिर से गिवन था। और नंबर 2 आपके पास में क्या था, इसमें नंबर 2 था हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड पर फिर से आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और जैसे ही ये यहाँ पर आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप कराओगे, यानी PH माइनस है और ये इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपके पास में ब्रेक हो गई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, ये आपके पास में अल्कोहल बन जाएगा, इस टाइप से अल्कोहल बन जाएगा। देखिए ये आपके पास में बन जाएगा CH3 और यहाँ पर आपके पास में CH2 और ये क्या गिवन है, यहाँ पर CH और यहाँ पर आपके पास में CH3 और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास में CH2 और ये आपके पास में C और यहाँ पर आपके पास में बन गया OH और ये आपके पास में PH और यहाँ पर भी क्या गिवन है PH। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि टर्सरी अल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके फर्स्ट रिएक्शन में जो फॉर्मेशन हुआ है वो इस टाइप से ग्रिग्नार्ड का यूज करवा के टर्सरी अल्कोहल का क्या करवाया गया, फॉर्मेशन करवाया गया आपसे। ये फर्स्ट रिएक्शन थी। इसके बाद में फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट आ गया, ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में फर्स्ट जो रिएक्शन गिवन थी इसका प्रोडक्ट आ गया, यानी कि आपके पास में P आ गया। तो अगर आप P देखेंगे तो P आपके पास में फाइनली क्या है, P आपके पास में फाइनली आया CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपके पास में क्या था CH और यहाँ पर आपके पास में CH3 और यहाँ पर आपके पास में क्या बन गया C और ये आपके पास में OH, यानी कि आपके पास में ये क्या बन गया, ये आपके पास में फॉर्मेशन हो गया, ये आपके पास में फॉर्मेशन हो गया CH2 और ये COH और यहाँ पर आपके पास में PH और ये आपके पास में PH, यानी कि ये आपका P का फॉर्मेशन हो गया। फाइनली इस रिएक्शन से ये P का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब आपको Q में देखिए क्या दिया है, सेकंड रिएक्शन में PHH बेंजीन दिया है और बेंजीन की CH3COCl, यानी कि आपके पास में पहले क्या करवाया गया, एसिटाइलेशन रिएक्शन करवाई गई, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखिए इस रिएक्शन की और देख लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं अलग से। तो देखो आपको सेकंड रिएक्शन क्या दी गई है, सेकंड रिएक्शन आपको ये गिवन है, सेकंड रिएक्शन आपको क्या गिवन है, सेकंड रिएक्शन बेंजीन गिवन है, आपके पास में क्या गिवन है, बेंजीन गिवन है। तो देखो अगर बेंजीन की रिएक्शन आप करवाओगे इसके ऊपर, तो देखो भाई बेंजीन से कैसे आपके पास में फॉर्मेशन होगा, बेंजीन से पहले क्या करवाया गया, एसिटाइलेशन करवाया गया, क्या करवाया गया, एसिटाइलेशन करवाया गया। तो देखिए ये आपके पास में पहले क्या गिवन है, बेंजीन गिवन है, और बेंजीन का क्या करवाया गया, यहाँ पर एसिटाइलेशन करवाया गया, यानी कि CH3CO और यहाँ पर आपके पास में Cl। एसाइलेशन एल्काइलेशन रिएक्शन आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन आपसे पूछी गई है, यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एसाइलेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये आपके पास में फर्स्ट फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट अगर आप बात करेंगे ये बेंजीनिंग है और बेंजीनिंग पे यहाँ पर
CH3 और CO और ये आपके पास में क्या है Cl प्रेजेंट है। और इसका क्या करवा दिया, यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंट था, एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर क्या करवा दिया एसाइलेशन रिएक्शन करवा दी भाई, एसाइलेशन रिएक्शन आपसे करवाई गई है। तो जैसे एसाइलेशन आप करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास में एसिटाइल ग्रुप क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि ये CO यहाँ पर CH3 ऐड हो जाएगा, यानी बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से इसके ऊपर क्या गिवन था आपको, फिर से इसके ऊपर रिएक्शन पे आपको गिवन था ग्रिग्नार्ड, यानी कि यहाँ पर देखिए ये पहला स्टेप था फर्स्ट स्टेप, फिर से आपको क्या गिवन था यहाँ ग्रिग्नार्ड गिवन था। तो ग्रिग्नार्ड पे आप क्या कराओगे, देखिए इस पे फिर से क्या करेगा ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फिर से हो जाएगी PH MgBr, और यहाँ पर आपके पास में क्या गिवन था हाइड्रोलाइसिस फिर गिवन था H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर फिर से आपके पास में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि वही टर्सरी अल्कोहल का क्या होगा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपके पास में प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो बनेगा टर्सरी अल्कोहल, यानी कि ये आपके पास में C और ये आपके पास में OH और ये CH3 और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा PH। तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन में भी क्या फॉर्मेशन हुआ है टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है फाइनली। तो ये सेकंड आपके पास में रिएक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी सेकंड जो आपको पूछा गया है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो सेकंड में देखिए आपके पास में क्या है, सेकंड ये रिएक्शन थी, ये आपके पास में सेकंड रिएक्शन थी। तो सेकंड रिएक्शन में क्यू आपके पास में जो प्रोडक्ट आ गया वो क्या आ गया, क्यू आपके पास में आ गया PH और यहाँ पर आपके पास में C और ये आपके पास में OH और यहाँ CH3 और ये आपके पास में PH। ये आपका क्यू का फॉर्मेशन हो गया, P आपके पास में ये बना था, क्यू का फॉर्मेशन ये हो गई। अब अपने को देखना है R प्रोडक्ट देखना है। तो देखिए हाफ मोल PHCH2 ट्वाइस, कैडमियम आपके पास में जो होते हैं ग्रिग्नार्ड की तरह ही एक्ट करता है ये, तो कैडमियम का आपके पास में यूज कराया गया है, लेकिन हाफ मोल का यूज कराया गया। तो आपके पास में अगर कंप्लीट 1 मोल होता तब तो ये अलग तरीके से रिएक्शन करता, लेकिन हाफ मोल का यहाँ पर यूज कराया गया। तो देखिए ये आपके पास में इस पर अटैक करेगा, ये भी आपके पास में मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखो भाई इसके बारे में अगर बात करेंगे, रिएक्शन नंबर आपके पास में 2 थी, अब रिएक्शन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। थर्ड में देखिए आपके पास में CH3 और ये आपके पास में COCl यहाँ पे गिवन था, प्लस इस रिएक्शन में आपको क्या गिवन था हाफ मोल आपको CH3 और यहाँ CH2, इस टाइप से आपके पास में यही शायद आपको गिवन था। इस रिएक्शन में देखिए आपके पास में यहाँ पर क्या गिवन था, यहाँ पर था PHCH2 ट्वाइस कैडमियम। तो चलिए यहाँ पर अपन ले लेते हैं क्या PH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं PH। तो ये आपके पास में यहाँ पर गिवन था PH और ये CH2 होल आपके पास में ट्वाइस कैडमियम। तो ये भी ग्रिग्नार्ड की तरह यहाँ पर नेगेटिव है और ये आपके पास में अटैक करके इसको आपके पास में SN2A मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर देगा बाहर कर देगा, यानी कि यहाँ SN2A पहले आपके पास में एडिशन फिर आपके पास में क्या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी कि इन SN2 मैनर में। तो आपके पास यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ से फॉर्मेशन होगा CH3 और ये CO और ये आपके पास में CH2 और ये आपके पास में PH। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा PH आ जाएगा। अब आपके पास में देखिए ये तो आपको SN2A का फर्स्ट स्टेप करवा लिया, फिर आगे आपको बस इसमें क्या गिवन था ग्रिग्नार्ड गिवन था, फिर से आपको क्या गिवन था इसमें, फिर से देखिए इस रिएक्शन में आपको क्या गिवन था, फिर से आपको गिवन था ग्रिग्नार्ड, यानी PH MgBr यहाँ पर फिर से गिवन था। तो देखो फिर से आपके पास में अगर इसकी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, किसके साथ करवा दी, इसकी ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा दें, PH MgBr से अगर रिएक्शन करवा दें अपन, और फिर अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये तो अपन ने अभी देखा है कि ये ग्रिग्नार्ड की जैसे पहले रिएक्शन थी वैसी सेम यहाँ पर हो जाएगी। तो ये PH नेगेटिव है, ये इस पर अटैक करके यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर देगा CH3 और ये COH और यहाँ पर आपके पास में PH और ये आपके पास में CH2 और ये PH, यानी कि यहाँ से भी टर्सरी अल्कोहल का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि आपका PQR, तो ये आपके पास में थर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया भाई। थर्ड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट अपने पास बना है, यानी कि R जो बन के है अपने पास में वो बन के है PH और ये आपके पास में COH और यहाँ पर क्या था CH2 और ये आपके पास में PH, और एक आपके पास में क्या आ जाएगा इस पर, एक आपके पास में आ जाएगा CH2 और ये आपके पास में CH3। ये R का फॉर्मेशन हो गया। अब आपके पास में क्या गिवन है S। तो S वाली रिएक्शन और देखिए कि S में हम कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो S में देखो कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या गिवन है PHCH2CHO
पहले इस पे भी ग्रिग्नार्ड की क्या करवाई गई है, रिएक्शन करवाई गई है। तो देखिए हर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है और ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछ रखा है इसी टाइप का सेम। तो देखो भाई अगर अपन बात करें इस रिएक्शन की फोर्थ वाली की, तो फोर्थ वाली में अपन क्या कर सकते हैं, तो देखो फोर्थ वाली रिएक्शन का अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो देखो फोर्थ में आपको क्या दिया है, रिएक्शन तो आपको गिवन है PH और यहाँ पर आपको क्या गिवन है CH2 और ये आपको गिवन है CO और यहाँ पर H। इसकी रिएक्शन कराएगी किससे, ग्रिग्नार्ड से, यानी कि PH Mg BrC रिएक्शन करवाएगी पहली और फिर क्या करवाएगी यहाँ हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे ही PH Mg BrC रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, फिर से वही एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किससे फॉर्मेशन होगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर PH और यहाँ CH2 और ये CH और ये आपके पास में क्या हो जाएगा OH और यहाँ पर किसने अटैक किया था, PH ने, तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए इस रिएक्शन में आपको आगे क्या गिवन था, आगे आपको गिवन था CrO3 आपको बस गिवन था, यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ये आपको गिवन था इस रिएक्शन में। देखिए ये रहा, ये आपको CrO3 डाइल्यूट H2SO4 आपको गिवन था इस रिएक्शन में, क्या गिवन था CrO3 डाइल्यूटेड H2SO4 आपको पास में यहाँ पर गिवन था भाई। तो देखो अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे, किससे कराओगे, इसकी रिएक्शन इससे कराओगे, यानी कि जो आपके पास में प्रोडक्ट बना है, ये आपके पास में प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट बना पहले PH ने अटैक किया और ये आपके पास में अल्कोहल बना, इसकी रिएक्शन अगर आप CrO3 H+ एसिडिक कंडीशन में कराओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया PH, ये CH2 और ये आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO और ये आपके पास में PH, यानी कि कीटोन में फॉर्मेशन एल्कोहल जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। अब देखिए आगे आपको क्या गिवन था, आगे इस रिएक्शन में आपको गिवन था HCN, क्या गिवन था HCN यानी कि आपके पास में H पॉजिटिव और CN नेगेटिव, ये किसका फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन कर देता है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ से आपके पास में बन जाएगा PH और ये आपके पास में CH2, यानी कि यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा PH और यहाँ CH2 और ये आपके पास में क्या हो जाएगा C और ये आपके पास में OH और यहाँ पर क्या बन जाएगा CN और यहाँ पर क्या आ जाएगा PH, यानी कि यहाँ से आपके पास में साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करवाया गया था, यानी कि बाद में HCN है, H पॉजिटिव दे देंगे इसको, तो ये साइनोहाइड्रिन का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा भाई। अब देखो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करवाने के बाद उसने क्या करवाया था, उसने हाइड्रोलाइसिस दिया था, फिर से हाइड्रोलाइसिस हीटिंग कंडीशन दी थी साथ में। तो देखो ये था आपके पास PHCH2 CrO3 HCN फिर H2SO4 हीटिंग गिवन था भाई, क्या गिवन था H2SO4 हीटिंग आपके पास में गिवन था। तो देखिए जैसे ही आपके पास में साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है और एसिडिक कंडीशन और वाटर आपके पास में प्रेजेंट होता है तो ये CN जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें COOH में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये PH और ये आपके पास में CH2, यानी कि यहाँ पर आपके पास में डाइल्यूटेड H2SO4 और फिर हीटिंग आपके पास में गिवन थी। तो CH2 और ये आपके पास में COH और ये आपके पास में COOH और यहाँ पर है PH। तो देखिए बाद में हीटिंग कंडीशन गिवन थी तो यहाँ से क्या करवा देंगे, यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देंगे, H और OH निकाल देंगे और आपके पास में प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन कर देंगे PH और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड आपके पास में C और ये आपके पास में PH और ये क्या बन जाएगा COOH। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, फाइनली क्या बन गया प्रोडक्ट, जो PQR आपको गिवन था ये R आपके पास में आ जाएगा भाई। इस रिएक्शन का आपके पास में S जो प्रोडक्ट है वो क्या निकल के है, S प्रोडक्ट आपके पास में निकल के है PH, यानी कि यहाँ से प्रोडक्ट जो निकल के है वो है आपके पास में क्या PH और फिर क्या है आपके पास में CH डबल बॉन्ड आपके पास में C और यहाँ से क्या आ गया PH और ये आपके पास में क्या आ गया भाई, यहाँ पर COOH, ये प्रोडक्ट निकल के आ गया। तो अब देखिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा आपके पास में करेक्ट स्टेटमेंट है, इन प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए। प्रोडक्ट आपके पास में कैसे ये फॉर्मेशन हुए हैं ये सब अपन ने देख लिया। अब देखो फर्स्ट आपको बोल रहे हैं बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी कि P ये रहा और Q आपके पास में रहा, ये कह रहा है P में और Q में दोनों में एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि कैरल कार्बन आपके पास में पूछा है। तो देखिए कैरल कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप होती हैं वो आपके पास में इसमें 1 है, लेकिन इसमें आपके पास में 0 है, यानी कि Q वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है इसमें कोई आपके पास में कैरल सेंटर नहीं है, एसिमेट्रिक सेंटर आपके पास में नहीं है। तो आपके पास में ये पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि रोंग है ये।
फिर आपके पास में सेकंड क्या बोल रहे हैं, बोथ क्यू एंड आर हैव एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये आपके पास में क्यू है और ये आपके पास में रहा आर, तो ये आर है और ये आपके पास में क्या हो गया क्यू। तो क्यू में आपके पास में एसिमेट्रिक सेंटर बोल रही है फिर से, तो एसिमेट्रिक सेंटर क्यू में नहीं है, लेकिन आपके पास में आर में क्या है, ये एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो ये आपका एसिमेट्रिक सेंटर है। तो ये आपका बी वाला भी रॉन्ग हो गया क्योंकि क्यू में आपका एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है भाई। फिर बोल रहा है बोथ पी एंड आर हैव एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये बोल रहा है पी में और आर में एसिमेट्रिक कार्बन है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट अभी यानी सी आपका करेक्ट है। फिर देखिए फोर्थ क्या बोल रहे हैं, पी हैज एसिमेट्रिक कार्बन, एस डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये पी रहा, पी में एक एसिमेट्रिक कार्बन है और एस में ये बोल रहा है डज नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक सेंटर, तो एस में आपको में सही बात बोल रही है कि एस में कोई एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट आपको में नहीं है। तो ये सी एंड आपको में डी, यानी कि इसका आंसर सी और डी आपको में दोनों हो जाएगा, ये आपको में सी और डी आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको में ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्रिग्नार्ड का यूज़ करवाया गया था और ये पहले भी ऐसी रिएक्शन पूछी गई थी, तो सेम पैटर्न फॉलो किया था अब की बार भी। तो देखो भाई अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का अपने पास में सॉल्यूशन था, अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था भाई। तो देखो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम इन द करेक्ट ऑप्शन गिवन। तो देखो पहले स्टायरीन आपको गिवन था, अब जिसको स्टायरीन की स्ट्रक्चर आती है वो सारी रिएक्शन आराम से सेलेक्ट कर सकता था, आराम से सोल्व कर सकता था। तो देखो स्टायरीन क्या होता है, स्टायरीन में हम ऐसे बोलते हैं, देखिए अगर अपन स्टायरीन की बात करें तो ये आपके पास में होता है स्टायरीन, बेंजीन, ये आपके पास में क्या है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर आपके पास में जो होते हैं ये था बेंजीन, ये बेंजीन आपके पास में, ये बेंजीन आपके पास में, और बेंजीन पे अगर क्या लगा दें अपन CH और डबल बॉन्ड आपके पास में क्या लगा दी जाए CH2 लगा दी जाए, तो ये क्या बन जाता है स्टायरीन का फॉर्मेशन होता है। CH डबल बॉन्ड आपके पास में क्या जाए, CH डबल बॉन्ड क्या है, देखिए दोबारा से देखिए ये आपके पास में बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर क्या लगा दें यहाँ पर CH डबल बॉन्ड आपके पास में CH2, तो इसे बोला जाता है अभी स्टायरीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टायरीन बोला जाता है इसको। अब इस स्टायरीन की रिएक्शन जो होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया गया था, यानी कि B2H6 आपको गिवन था पहले, सेकंड स्टेप में आपको क्या गिवन था NaOH और वही आपके पास आई थिंक H2O2 गिवन था। NaOH के साथ में क्या गिवन था, तो देख लीजिए NaOH के साथ में आपको गिवन था NaOH H2O2 और H2O, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाई गई थी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या करवाया गया था H2O2 और फिर आपके पास में क्या H2O, तो यहाँ HBO रिएक्शन आपके पास में करवाई गई थी, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई गई थी। अब इसमें देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम क्या बोलते हैं कि बोरोन वहाँ जाता है जहाँ आपके पास में भीड़ कम होती है, तो भीड़ कम मतलब CH2 की तरफ बोरोन ऐड होगा, और जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ कौन जाता है आपके पास में H का एडिशन होता है, तो ये आपके पास में इस टाइप से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो जहाँ भीड़ कम वहाँ आपके पास में क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा, यानी कि आपके पास में इस टाइप का एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये यहाँ से आपके पास में प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा भाई, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव एक तरीके से यहाँ पर रूल का फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकोव AMKM आपके पास में रूल फॉलो होता है यहाँ पर, तो ये CH2OH लग जाएगी। अब देखिए आगे इसका क्या करवाया गया था, आगे आई थिंक इसका ऑक्सीडेशन करवाया गया था। तो देखो यहाँ पर P ये बन गया आपके पास में CrO3H2SO4 दिया है और फिर Cl2 रेड P दिए हैं और फिर H2 आपके पास में गिवन है, Q का फॉर्मेशन करवाया गया। तो देखिए ये P तो आपके पास में फॉर्मेशन हो गया, ये क्या हो गया P का आपके पास में फॉर्मेशन हो गया, ये P का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इसका रिएक्शन आगे करवाया गया CrO3 के साथ में और एसिडिक कंडीशन में। अब देखिए ये आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करेगा यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और ये ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 और ये आपके पास में COOH, यानी कि एसिड में कन्वर्ट कर देगा इसको CrO3H+, एज लाइक आपके पास जोन्स रिएजेंट अपन बोल सकते हैं। तो इस टाइप से आपके पास में किस में कन्वर्ट कर देगा CH2COOH में ये कन्वर्ट कर देगा भाई। अब देखो इसका आगे फिर क्या करवाया गया था, यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर क्या गिवन था रेड P आपको गिवन था, रेड फॉस्फोरस। तो ये आपके पास में कौन सी रिएक्शन होती है HVZ रिएक्शन होती है, हेल वलार्ड जेलिंस्की आपके पास में रिएक्शन होती है।
जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा पोजीशन पे क्या होता है, H को हटाकर Cl को लगाता है। तो देखो ऐसे आपके पास में यहाँ से HVZ रिएक्शन में प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर CH और ये COOH और यहाँ क्या लग जाएगा Cl का, यानी कि अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है किसमें, HVZ रिएक्शन में। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया Q फॉर्मेशन हो गया। अभी क्या फॉर्मेशन हो गया, ये Q का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो ये आपके पास में Q का फॉर्मेशन हो गया। अब इसने क्या पूछा है, यहाँ से P से Q बना दिया। तो Q देखिए आपके पास में अल्फा हेलोजिनेशन इस रिएक्शन में करवा रखा है और B में करवा रखा है, तो D तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया, और C में भी देखिए ये नहीं बना रखा, तो मतलब आपका C भी कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि आपके पास में ये C और D ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब बचे आपके पास में क्या है, A और B ऑप्शन बचे हैं। तो अब B ये आप प्रोसीड करा लेंगे P से, SOCl2 NaCN और H3O पॉजिटिव हिट दिया है। तो देखो अगर फिर से इस P की रिएक्शन किससे करवाई जाए, इस P की रिएक्शन करवाई जाए किससे करवाई जाए, SOCl2 से, SOCl2 से करवाई जाए, तो ये OH को रिप्लेस करके क्या लगा देगा, Cl का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि हैलाइड फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आपके पास में यहाँ CH2 और ये CH2 और ये Cl लग जाएगा। फिर इसमें आगे क्या गिवन था, इसमें आगे गिवन था NaCN, क्या गिवन था NaCN, तो Na प्लस Cl माइनस, यानी कि Cl की जगह SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी डायरेक्ट, और यहाँ पर क्या लग जाएगा Cn लग जाएगा। भाई क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपके पास में Cn, यानी कि ये CH2, ये आपके पास में CH2 और ये Cn। फिर इसका क्या गिवन था, आगे हाइड्रोलाइसिस गिवन था। भाई क्या गिवन था, हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, यहाँ पर आपके पास में ये जैसे ही H प्लस H2 आप करवाओगे तो यहाँ पर CH2 और ये CH2 और ये COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई अब देखिए आगे फिर क्या गिवन था, आगे फिर आपके पास में एनहाइड्रस AlCl3 गिवन था। तो देख लो आपके पास में क्या गिवन था इस रिएक्शन में। आगे नेक्स्ट देखो भाई, ये आपके पास में R था, फिर कंसनट्रेट H2SO4 है, तो ये आपके पास में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। भाई क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेशन करवाई गई। अब यहाँ तक आपके पास में R फॉर्मेशन हो गया। तो देखो R में ये बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एमाइड बना दिया इसने, तो मतलब ये A भी नहीं है। आंसर तो हमें पता चल गया कि ये आपके पास में B आंसर आ जाएगा, यानी कि A भी आपके पास में ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए R तक तो ये भी आप कट कर सकते थे ऐसे, तो ये आपके पास में B ऑप्शन बचा, तो B आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो देखो कैसे आ जाएगा वो देख लो आप एक बार। तो देखिए ये आपके पास में, तो ये इंट्रामोलिकुलर जो होते हैं हम क्या करा सकते हैं, ARSC रिएक्शन करा सकते हैं, ARSC रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ गिवन था। तो यहाँ से आपके पास में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से ये आपके पास में 5 मेंबर्ड रिंग और ये C डबल बॉन्ड O, तो ये फाइनली आपके पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। भाई तो इस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड करवाई थी, सिंपल रिएक्शन थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि पहले क्या था हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, तो सिंपल। फिर आपके पास में CrO3 इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, और ऑक्सीडेशन करवा के HVZ आपसे रिएक्शन करवा ली, तो ये Q बन गया। और फिर आपके पास में क्या है, यहाँ इसी P की रिएक्शन SOCl2 से, तो ये SOCl2 जैसे ही थायोनिल क्लोराइड गिवन होता है तो यहाँ SNI मैकेनिज्म होती है, और ये Cl को रिप्लेस कर देता है, और यानी कि OH को रिप्लेस कर देता है, और इसकी जगह क्या आ जाता है Cl। फिर आपके पास NaCN, तो डायरेक्ट SN2 मैकेनिज्म है, और SN2 के थ्रू Cl को रिप्लेस करके Cn आ जाएगा। और फिर अगर आप बात करेंगे तो Cn का हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, और फिर सिंपल ARSC रिएक्शन करवा ली, तो ये आपके पास में क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। भाई तो इस टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन का B आपके पास में आंसर आ जाएगा। The next question is from the inorganic chemistry, question number 4. In the scheme given below, X and Y respectively are. Some of the reactions are given, and in question they have asked what is X and Y respectively. So if we see that metal halide is treated with NaOH, this metal halide is nothing but MnCl2. How? We will see. MnCl2 when treated with aqueous NaOH, it will give MnOH2 and filtrate NaCl. MnOH2 will be precipitated, whereas filtrate will be in the solution. When Mn
OH2 is treated with H2SO4 and PbO2 excess, PbO2 will act as oxidizing agent and it will give MnO4 negative. It is a colored species, student, and Q is nothing but NaCl, will be oxidized in the presence of MnOOH2, concentrated H2SO4 when heated. It will give Cl2. It will give Cl2 gas. So the species X is MnO4 negative and species Y is Cl2. This Cl2 can oxidize Ki to give I2, and then I2 will further react with I negative to give I3 negative. But since starch is present, that I2 can also form a complex with starch which is blue in color. So option C is correct, student. गाइस अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम पूछी गई है, कंडक्टेंस टॉपिक से लिया गया है और इसमें हमें 1/λm और c लैम्डा के बीच ग्राफ प्लॉट करना है. इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन और उसने क्या दे रखी है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट को p एज्यूम करने के लिए कहा है और स्लोप s एज्यूम करने के लिए कहा है और हमें रेशियो को फाइंड आउट करना है. जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, एक वीक एसिड है जो डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और X नेगेटिव में. अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 टाइम पे इसकी 1 माने अज्यूम करें, जब डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुई थी, इट वुड बी 0 and 0. 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, अल्फा अगर कॉन्सेंट्रेशन C है तो C से मल्टीप्लाई कर देंगे. इससे हम Ka और C के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं. अब जैसा कि कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था, जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, वो होती है λm अपॉन λm इंफिनिटी, राइट. अब हमारा ये जो Ka है, ये क्या आ जाएगा आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. अब यहाँ पर अल्फा की अगर हम वैल्यू देखें तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं λm अपॉन λm इंफिनिटी है, तो ये C इंटू आ गया आपका λm अपॉन λm इंफिनिटी का होल स्क्वायर और नीचे अपन का आ गया 1 माइनस λm अपॉन λm इंफिनिटी. इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो C λm स्क्वायर अपॉन λm इंफिनिटी का स्क्वायर और नीचे आपका आ गया λm इंफिनिटी माइनस λm अपॉन λm इंफिनिटी. राइट. अब अगर हम इसको λm इंफिनिटी को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं एक टर्म को, राइट, और इसको फर्दर उस फॉर्मेट में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमें वो स्ट्रेट लाइन मिल सके, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल सके. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं λm इंफिनिटी माइनस λm अपॉन λm, क्रिस क्रॉस कर रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पर आ जाएगा C बाय Ka λm अपॉन λm इंफिनिटी, राइट. इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर चुके हैं अपन. अब करना क्या है, इसको फर्दर स्प्लिट करके अगर लिखें तो 1 λm बाय λm इंफिनिटी बाय λm माइनस 1 इज इक्वल टू C बाय Ka λm अपॉन λm इंफिनिटी. अगर मैं 1 अपॉन λm की वैल्यू को इक्वेट करूं तो ये आ जाएगा आपका, मतलब λm इंफिनिटी अपॉन λm की वैल्यू को अगर इक्वेट करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस C λm अपॉन Ka λm इंफिनिटी और फाइनली 1 अपॉन λm
इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस सी लैम्डा अपॉन के ए लैम्डा एम इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन चुकी है, जिसमें ये हमारा कौन सा वेरिएबल है, y वेरिएबल, और ये हमारा रहेगा x वेरिएबल, राइट। अब यहाँ पर अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, इंटरसेप्ट को उसने p अज्यूम करने के लिए कहा है और स्लोप को s, और हमें p अपॉन s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो इंटरसेप्ट p तो कितना आ रहा है, p हमारा 1 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, और अगर हम s की बात करें तो s हमारा आ रहा है जो कि हमारी स्लोप है, तो ये आ रहा है 1 अपॉन के ए इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी का स्क्वायर। और फाइनली जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें p अपॉन s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन के ए इंटू 1 अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, एक तो कैंसिल हो गया, तो ये p अपॉन s की वैल्यू, तो p अपॉन s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के ए लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो अपन देख पा रहे हैं जो फाइनल p अपॉन s की वैल्यू आएगी वो आएगी के ए लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो कौन सी ऑप्शन आई इसमें, अगर हम देखें ए वुड बी दी राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि इस क्वेश्चन में अपन देख पा रहे हैं कि ये आपका प्योरली आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन को पिक किया गया, और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक है, जो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक से क्वेश्चन को पिक किया गया। यहाँ पर अपन को एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा है, जिसका पहले अगर देखें pH 7 था सोल्यूशन का, बाद में pH को 2 किया गया, जिसमें इसकी सॉल्युबिलिटी जो है 10⁻⁴ से इंक्रीज होकर 10⁻³ तक जा रही है, और इसमें HX का pKa पूछा गया है। तो मैंने आपको इस टॉपिक में पहले भी बता रखा है कि जब भी किसी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के pKa की बात आ रही है तो आपको यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस को कंसिडर करना होता है। देखिए, जब pH की वैल्यू 7 थी तो उस टाइम पे सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल रहा होगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो आपका स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ये कैसे डिसॉल्व होगा, M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अगर न्यूट्रल फॉर्म में देखें इस स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की अगर सॉल्युबिलिटी को अपन अज्यूम करें S, तो डेफिनेटली ये भी S बना होगा, और KSP की जो एक्सप्रेशन बनी होगी वो होगी S इंटू S। तो सॉल्युबिलिटी हमें न्यूट्रल फॉर्म में दे रखी है 10⁻⁴। जब इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो KSP की वैल्यू आई 10⁻⁸। और हमें ये पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। अब अपन क्या कर रहे हैं, pH को चेंज कर रहे हैं, pH इज इक्वल टू आ गया 2, तो यहाँ से अपन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो ये वैल्यू आएगी 10⁻²। अब ये एसिडिक मीडियम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमको पता है एसिडिक मीडियम में X नेगेटिव हाइड्रोलिसिस शो करेगा। जैसे कि pH के चेंज होने से, सोल्यूशन के एसिडिक होने से आप देख पा रहे हो कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वो इंक्रीज इस तरह से हो रही है, MX डिसोसिएट होकर मतलब डिसॉल्व होकर आपका बना रहा था M पॉजिटिव X नेगेटिव, ये सॉलिड था, ये एक्वस और ये एक्वस। अब ये जो X नेगेटिव है आपका H पॉजिटिव के साथ क्लब करके आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वीक एसिड HX दे रहा होगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें इस रिएक्शन का तो KSP ही रहेगा, और इसका अगर देखें तो इट वुड बी इनवर्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। बहुत इजी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। अगर हम अपन यहाँ पर देखें तो देखिए कि जब इसकी नई सॉल्युबिलिटी, क्योंकि अगर इस इक्विलिब्रियम को कंसिडर करें तो X नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज होने से ये वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। लीचेट-लेयर प्रिंसिपल लगाकर आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
तो नई सॉल्युबिलिटी लेट अस सपोज अपन यहाँ पर एस डैश अज्यूम करते हैं, तो ये क्या रहेगा एस डैश, और एस डैश में से कुछ पोर्शन मान लीजिए एक्स अगर एच पॉजिटिव के साथ क्लब करके एच एक्स बना रहा है तो ये अपन का एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर जो भी एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मेंशन होगी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स पोर्शन रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको माइनस एक्स शो करना पड़ेगा, राइट। आगे प्रोसीड करते हैं, हमें फाइनली पीके तक पहुँचना है। तो गाइस सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन को कंसिडर करके, 10 रेज़ पावर -8 जो कि इक्वल था एस डैश इंटू एस डैश माइनस एक्स। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर मैं सेकंड इक्विलिब्रियम को कंसिडर करूं, जो कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है जो कि 1/Ka के इक्वल है, उसको हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं, x अपॉन एस डैश माइनस एक्स इंटू एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है pH2 है तो यहाँ पर अपन एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 10⁻²2 रख सकते हैं, और नई सॉल्युबिलिटी जो अपन को दे रखी है, जो इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी है वो 10⁻³ है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10⁻³ यहाँ कैंसिल हो रहा है, 10⁻5 ये अपन की इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 2 के साथ। जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पा रहे हो ये आ जाएगा 10⁻5 अपॉन Ka इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू एस डैश माइनस एक्स, एस डैश माइनस एक्स कैंसिल हो चुका है और ये अपना x आया और नीचे आ गया 10⁻², राइट। तो यहाँ से अपन यहाँ से x निकालने की कोशिश करें तो x की वैल्यू अपने पास आ गई है 10⁻⁷Ka। तो इस तरीके से अपन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता ही है कि x की वैल्यू हम अपन इक्वेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर पहुँचते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 2 में अगर पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें तो देखते हैं क्या होगा। इनफैक्ट आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो अपन अगर x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, जैसे कि इक्वेशन 1 में अपन देख पा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए कि KSP क्या था, अपना KSP था 10⁻³ जो कि सॉल्युबिलिटी थी इंटू 10⁻⁻3, और x की वैल्यू अपन निकाल ही चुके हैं, दैट इज -10⁻⁷/Ka, और ये KSP की वैल्यू थी अपनी 10⁻⁸, राइट। तो देखिए इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई अपन को करना पड़ेगा कि ये 10⁻⁵ इज इक्वल टू 10⁻³ माइनस 10⁻⁷ अपॉन Ka, और 10⁻⁷ अपॉन Ka की जो वैल्यू आई है वो 10⁻³ माइनस ऑफ 10⁻⁵, अप्रॉक्सीमेटली ये 10⁻³ ही बैठेगा, राइट। इससे अगर अपन को K की वैल्यू सॉल्व करनी पड़े तो K की वैल्यू आ गई अपनी 10⁻⁴। तो अपने को Pk निकालना है, जैसे कि अपन क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपने को Pk की वैल्यू निकालनी है तो इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो Pka की वैल्यू जो बैठेगी नेगेटिव लॉगरिथम लेने के बाद 10⁻⁴, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4, राइट। क्लास में गिवन था कि आपको प्रोडक्ट पूछा था, फिनाइल एल्काइल ईथर था और क्यू एरोमेटिक कंपाउंड R एंड S आर मेजर प्रोडक्ट। तो ये P है, P आपको ये बोल रहा है, इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास में जो होते हैं ये ऐसे बोल रहे हैं, तो देखो P आपको बोल रहा है कि आपके पास में क्या गिवन था, यहाँ पर गिवन था ये, यानी कि आपके पास में ये बोल रहे हैं फिनाइल और ये एल्काइल ईथर था, और इसकी रिएक्शन कराएगी किससे, HI से कराएगी। तो H प्लस I नेगेटिव, H प्लस इस पे अटैक कर लेगा और फिर ये I नेगेटिव R पे अटैक करके और इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ से पहले आपके पास में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तो आपके पास में बनेगा फिनोल, एक तो क्या बन जाएगा फिनोल, प्लस आपके पास में क्या बन जाएगा RI एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो फिर आपको NaOH और H3O पॉजिटिव गिवन था, क्या गिवन था, NaOH और CO2 H3O पॉजिटिव। तो देखो अगर आप NaOH की बात करेंगे तो NaOH बेस है, O माइनस बना देगा, और फिर CO2 है वो आपके पास में क्या करवा देगा, अटैक करवा देगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास में NaOH जो था वो O माइनस बनाएगा और ये O माइनस वापस आके इस CO2 पे आपके पास में अटैक करेगा, और ये H3O पॉजिटिव दिया है
तो वापस से इनका दोनों का क्या करवा देगा, न्यूट्रलाइजेशन करवा देगा भाई। तो यहाँ पर भी OH बन जाएगा और एक तरीके से मैं ऐसे कह दूँ यहाँ पर भी बाद में न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू आपके पास में क्या बन जाएगा, OH का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास में किसका फॉर्मेशन होगा, OH का फॉर्मेशन होगा। तो देखो कैसे फॉर्मेशन होगा, ये आपके पास में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये COOH, ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे ही आपके पास में सैलिसिलिक एसिड बना तो इससे आपको क्या करवाना था, इससे आपको करवाना था आगे फिर से एसिटाइलेशन रिएक्शन थी भी। तो देखो इसके ऊपर यहाँ पर गिवन था एनहाइड्राइड गिवन था CH3CO और ये आपके पास में ऑक्सीजन और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो एनहाइड्राइड आपके पास में गिवन था भाई, तो ये OH अटैक करके एनहाइड्राइड पे क्या करवा देगा, एसिटाइलेशन। यानी कि एक तरीके से देखिए आप ऐसे रिएक्शन पढ़ते हो ROH अगर आपको गिवन हो और यहाँ पर अगर क्या गिवन हो CH3CO और ये आपके पास में ऑक्सीजन और ये CO और ये आपके पास में CH3। तो यहाँ से क्या बनाते हो आप, ये प्रोडक्ट बनाते हो भाई, यानी कि R और ये आपके पास में क्या ऑक्सीजन और ये आपके पास में CO और ये आपके पास में CH3 और प्लस क्या बन जाता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि CH3 और ये CO और ये आपके पास में OH, यानी कि ये एस्टर प्लस आपके पास में एसिड का ऐसे फॉर्मेशन होता है। तो सेम यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा और ये आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में, ये प्रोडक्ट आपके पास में बनेगा OCO और यहाँ पर आपके पास में CH3 और ये आपके पास में COOH, ये आपके पास में 1 और ये कार्बन नंबर 2 आपके पास है। तो ये ग्रुप आपके पास में क्या होता है, एसिटॉक्सी और प्लस आपके पास में ऑक्सीजन है। तो 2 एसिटॉक्सी आपके पास में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई, 2 एसिटॉक्सी आपके पास में है बेंजोइक एसिड। क्या ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है जिसको हम बोलते हैं क्या, एस्पिरिन के नाम से जानते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं इसको। एस्पिरिन जो कि एक एनाल्जेसिक्स होता है भी, क्या होता है, एनाल्जेसिक्स होता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये आपके पास में आता है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की आपने अब की बार क्या पूछ ली, रिएक्शन पूछ ली, इसने एस्पिरिन का फॉर्मेशन करवा लिया और फिर ये स्टेटमेंट पूछे हैं। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं किसके बारे में, ये बोल रहा है किसके बारे में, एस के बारे में। तो देखो इट प्राइमरीली इनहिबिट नॉर एड्रेनालिन डिग्रेडेशन एंजाइम। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, नॉर एड्रेनालिन होता है वो आपके पास में हार्मोन्स होता है, तो एंजाइम्स के बारे में बात कर रही है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिस। तो एस्पिरिन जो होता है वो प्रोस्टेग्लैंडिस को इनहिबिट करता है, ये करेक्ट बात है, यानी कि ये ट्रू आपके पास में स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद में इट इज ए नार्कोटिक ड्रग। तो ये नार्कोटिक नहीं होता, ये एक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होता है, नॉन नार्कोटिक आपके पास में ड्रग होता है। नार्कोटिक में आपके पास मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हेरोइन हो गया, ये सारे आते हैं। तो ये कौन सा होता है, ये आपके पास में एक नॉन नार्कोटिक आपके पास में ड्रग्स होता है, जबकि ये क्या कर रहा है, नार्कोटिक बोल रहा है, तो ये भी गलत है आपके पास। फिर कह रहा है ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। तो ये ऑर्थो एसिटाइल नहीं है, एसिटाइल आपके पास तब होता जब यहाँ COCH3 होता, यहाँ पर आपके पास में क्या है, OCOCH3 है। तो एसिड और ये ऑक्सी, तो ये एसिटॉक्सी है, तो ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, तो इसलिए आपके पास में ये भी गलत है। तो करेक्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आपके पास में बी आंसर आ जाएगा, बी आपके पास में करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रोस्टेग्लैंडिन्स को ये इनहिबिट करता है भी। ठीक है, ये आपके पास में थर्ड क्वेश्चन था भाई। ये भी केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज था, यानी थोड़ा सा भी जिसको पता चल जाता कि हाँ पहले आपके पास में फिनोल बनाया, फिर आपके पास में क्या करवाया, इसका CO2 से रिएक्शन करवाइए और फिर एसिटाइलेशन करा के एस्पिरिन बन गया। तो जिसको इतना पता चल जाता वो आराम से ऑप्शन कर सकता था, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आराम से इसको क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था। ठीक है, ये आपके पास में थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम 8 की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन को वाटर से हाइड्रोलाइज करके एक टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। तो सबसे पहले तो अपन रिएक्शन को लिखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि डाईमिथाइल डाइक्लोरोसाइलेन, सो उसका जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हमें पता है 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हैं और सिलिकॉन के साथ और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं,
अब इसकी रिएक्शन अपन ने कराई है वाटर के साथ, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज किया है। और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस में हमें पता है कि यहाँ पर CH3SI CH3Cl की जगह OH ग्रुप लग जाएगा। और जैसे कि टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है तो इसके 4 यूनिट से ये हम 4 यूनिट बनाएंगे और फिर हम इसकी क्या करेंगे, टेट्रामराइजेशन कराएंगे। तो टेट्रामराइजेशन हम कैसे कराएंगे थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो ऐसे अपन को सिलिकॉन के 4 ग्रुप लेने पड़ेंगे। ये 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए प्लस HOSI, ये 2 मिथाइल ग्रुप OH तो टेट्रामराइजेशन के लिए यहाँ पर अपन को डिहाइड्रेशन करानी है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल वाटर और वाटर ये रिमूव करने पड़ेंगे अपन को। और ये जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आ जाएगा SiOCH3 होल ट्वाइस का होल 4। सो इनडायरेक्टली अपन देख पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं अपने ये वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं, राइट। तो ऐसे 4 ग्रुप से ये एक आपका टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। सो ओवरऑल इस रिएक्शन की यील्ड की बात करें तो 75% यील्ड है। और अगर अवेलेबल अमाउंट देखें इसका तो वो है 516 ग्राम। तो नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री अप्लाई होगी, बहुत बेसिक लेवल की स्टोइचियोमेट्री हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। और उसमें करना क्या है अपन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। ये 71 हो गया, 71। इसके बाद मिथाइल का जैसे कि अपन को पता है 15 होता है, तो 2 ग्रुप है तो 30 और सिलिकॉन का 28 दे रखा है, तो इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद ये आया 129 इसका मोलर मास है। और गिवन मास आपको 516 दे रखा है, तो अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स देखें तो 516 अपॉन 129 जो कि 4 मोल है। तो जैसे कि रिएक्शन की यील्ड 75% है, तो 4 मोल का सिर्फ 75% ही अपन को रिएक्ट कराना है। तो अगर मैं इसको x बोल दूं, सो नंबर ऑफ x हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। अगर इसको कुछ और नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज इसको नाम दे देते हैं A दे देते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड अगर हमें यहाँ पर निकालने पड़े तो वो आएगा 75%, मतलब 4 का 75%, 75/100। तो ये आ गया आपका 3/4 इंटू 4, मतलब 3 मोल्स इसके रिएक्ट हो रहे हैं। तो नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं x के कितने मोल्स बनेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड बाय 4 शुड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x बाय 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रोड्यूस के रिएक्ट हो रहे हैं तो देखेंगे तो ये आपके 3 मोल्स हैं। तो इससे क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो x बना वो बना 3/4 मोल। तो बच्चों हमें उसका क्या पूछा गया, हमें वेट पूछा गया, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मोलर मास हम पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, 28 + 16 + 30, 15 × 2 30 का होल 4। तो ये अपन का आ गया 44 एंड 74 मीन्स 4 × 74। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा मोलर मास आ गया।
अब मोलर मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मास आ जाएगा, x का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ x अगर देखें तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 4 इंटू 74। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपना आ गया 222 ग्राम, राइट। मतलब जो x हमें एग्जैक्टली मिलेगा इस रिएक्शन के थ्रू वो कितना होगा, 222 ग्राम। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखें, गैसियस स्टेट में से क्वेश्चन पूछा गया है। रियल गैस का, जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टर्म आप देख ही पा रहे हो, रियल गैस का फेवरेट टॉपिक, जहां से यूजुअली क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है आईआईटी एडवांस में। तो जैसे कि वो कह रहा है कि ये गैस है जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5 है, जब मोलर वॉल्यूम इसका 0.4 है, टेम्परेचर हमें 800 केल्विन और प्रेशर x एटमॉस्फेयर दे रखा है। अब अगर वही गैस आइडियली बिहेव कर रही है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तो मोलर वॉल्यूम जो है वो y हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल, और हमें x/y की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है आपका PVM/RT। तो पहली इक्वेशन सेटअप करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 0.5, प्रेशर हमें दे रखा है x, और यहाँ पर मोलर वॉल्यूम अपने को लेना है 0.4, और अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू देखें, r की वैल्यू इसने 0.08 लेने को कही है, और यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है 800। ओके, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इजीली x को सॉल्व कर सकते हैं। तो x हमारा वो प्रेशर है, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका इस पॉइंट को उड़ाने के चक्कर में ये आपका आ जाएगा 5, और ये आपका आ गया 0.1, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब अगर गैस आइडियली बिहेव कर रही है, तो आइडियली बिहेव कर रही है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अपन ने 1 रखनी है, और यहाँ पर प्रेशर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सेम प्रेशर की को कंसिडर किया गया, तो प्रेशर वुड बी 80, मोलर वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है जो कि y है, अपॉन r की वैल्यू 0.08, और टेम्परेचर है 800। ठीक है, और इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 10, और y की वैल्यू जो सिंप्लीफाई करके आई है वो आई है आपकी 0.8। हमें उसने x/y की वैल्यू पूछी है, तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं x/y, x हमारा था 80 और y था अपना 0.8, तो सिंप्लीफाई करके ये कितना आएगा 100, ये आंसर आ जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स का अपने आप में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पिक किया गया है। अरेनियस इक्वेशन प्योरली यूज हो रही है, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, log kf और 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। अगर यहां पर अपन देखें 1/t की वैल्यू, जो कि हमें 0.002 पर केल्विन दे रखा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 500 केल्विन। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट के लॉग की वैल्यू दे रखी है, लॉग के एफ की वैल्यू 9 दे रखी है, जहाँ से हम अपन क्या करते हैं के एफ को इजीली इक्वेट कर सकते हैं, जो कि कितना आया 10⁻⁹। हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई है वो log KB की वैल्यू पूछी गई है 250 केल्विन पे, और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके साथ ही हमें प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं log K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 500 केल्विन पे 6 है, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का भी दे रखा है 10⁻15 एंड 10⁻11, और अपन को निकालना क्या है, log KB की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि हमें 500 केल्विन पे KF पता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है। तो जैसे कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अब ये 500 केल्विन टेम्परेचर पे भी बात हो रही है, तो log K की वैल्यू जैसे कि अपन देख पा रहे हैं 6 है, तो यहाँ पर K की वैल्यू आएगी 10⁻6, और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू
10 डेज पावर 9 और यहाँ से अपन को बैकवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से बैकवर्ड रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू सिंप्लीफाई करके आएगी, आप देख पा रहे हो 10 डेज पावर 3, तो 10 डेज पावर 3 ये किस टेम्परेचर पे, ये 500 केल्विन पे है। और ध्यान रहे हमें ये वैल्यू 500 केल्विन पे कैलकुलेट करी है, जबकि log Kb की जो वैल्यू अपन ने इक्वेट करनी है वो करनी है 250 केल्विन पे। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर हम इजीली यूज कर सकते हैं। अरेनियस इक्वेशन को देख सकते हो, वो इक्वेशन थी log K2 बाय K1 इज इक्वल टू 2.303 R, सॉरी EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ पर K2 अपन 500 केल्विन वाला ले लेंगे और K1 250 केल्विन वाला, मतलब ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ही है। तो ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट कौन से टेम्परेचर का ले लेते हैं, 500 केल्विन का, और ये वाला फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपन ले लेते हैं 250 केल्विन वाला, राइट। अब टेम्परेचर जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, T2 की जगह अपन लिखेंगे 500 और T1 की जगह 250 केल्विन। अगर ये वैल्यू अपने पास आ जाती है तो 500 केल्विन पे ऑलरेडी हमें Kb निकालना है। इनफैक्ट तो Kb की वैल्यू हमें ऑलरेडी 500 केल्विन पे पता है, तो इस एक्सप्रेशन से Kb की वैल्यू 250 केल्विन पे इजीली हम इक्वेट कर सकते हैं। अब ये अपॉन 2.303 R के लिए फर्दर हम अरेनियस इक्वेशन यूज करेंगे। Kb इज इक्वल टू ए बी ई रेज पावर माइनस EA बाय RT। लॉग ले लेते हैं, लॉग Kb इज इक्वल टू AB माइनस EA अपॉन 2.303 R, और ये क्योंकि 500 केल्विन पे बात हो रही है तो इंटू 500। लॉग Kb की वैल्यू 500 केल्विन पे कितनी रहेगी, 3, और AB की वैल्यू अपने को 11 दे रखी है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू जो आ रही है वो अपने पास आएगी 11 माइनस 3 8 इंटू 500, राइट। तो चलिए अपने पास लॉग Kb 500 केल्विन पे हमें पता है और हमें Kb 250 केल्विन की इक्वेट करनी है, और ये अपना किसके इक्वल आ गया 8 इंटू 500, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 500 और ये 1 आ गया। देखिए 500 से अगर देखें तो 500 कैंसिल हो चुका है, और ये आपका Kb जो 500 केल्विन पे आया था वो आया था 10 डेज पावर 3। तो लॉग 10 डेज पावर 3 माइनस लॉग Kb एट 250 केल्विन इज इक्वल टू 8, और ये आप देख सकते हैं log 10 रेज़ पावर 3 की वैल्यू 3 होती है, और यहाँ से सिंप्लीफाई करके log Kb की वैल्यू आई है -5, 3 माइनस 8 दैट इज -5। क्वेश्चन में देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें मॉड निकालना है, log Kb का मॉड निकालना है। तो अगर हम मॉड की बात करें, मॉड निकालें तो मॉड ऑफ log Kb इट वुड बी 5। तो ये अपना आंसर आ गया, राइट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में जेईई एडवांस के लिए एक फेवरेट टॉपिक रहता है।
तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो 100% पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन के आने की। जैसे कि इस क्वेश्चन में अपन देख पा रहे हैं कि एक आइडियल मोनोटॉमिक गैस है। इस आइडियल मोनोटॉमिक गैस में को दो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ए स्टेट से सी स्टेट तक लेकर गए। अगर हम फर्स्ट स्टेट की बात करें तो फर्स्ट स्टेट में अगर हम देखें जो चेंज हो रहा है ए से बी में, तो वो एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और उसके बाद बी से सी के लॉन्ग हम देख पा रहे हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। तो सिंपली अगर हम ए से बी की बात करें तो ये हमारा हुआ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। और उसी तरह से बी से सी के लॉन्ग देखें तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसने हमें कैलकुलेट करने के लिए जो बताया गया है वो है कि हमें 2 log V3 की वैल्यू को इक्वेट करना है किसी तरीके से, ठीक है। तो पहले ए से बी के लॉन्ग देखिए, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि जो डेल्टा U होगा वो वर्क के इक्वल हो गया, राइट। अब उसी तरीके से अगर हम देखें जो सेकेंड प्रोसेस है वो है आपका बी से सी, जो कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, तो यहां पर अपन डेल्टा यू की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0। और डेल्टा यू अगर 0 है तो क्यू की वैल्यू आ गई अपनी वर्क के इक्वल। तो आगे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो टोटल हीट एब्जॉर्ब हो रही है ए से बी और बी से सी के लॉन्ग, देखिए ए से बी में तो अगर देखें क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट जो नेट एब्जॉर्ब हुई होगी डेफिनेटली वो यहाँ पर क्या है, 0 है। और जो भी नेट इस ए से सी के लॉन्ग प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुई है वो हीट एब्जॉर्ब हुई होगी बी से सी के लॉन्ग। तो यहाँ पर अगर देखें क्यू बी टू सी, बी टू सी, राइट, जो कि वर्क के इक्वल हुआ होगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो Q अगर B के अलॉन्ग C में देखें तो इसका जो फॉर्मूला बैठेगा वो आएगा NR T2 ln V3 अपॉन V2, जो कि इक्वल होगा, हमें इसने दे रखा है R T2 ln 10। यहां से क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स उसने 1 कहे हैं, R T2 आपका कैंसिल हो चुका है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहां से V3 अपॉन V2 की वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ रही है 10। अब अगर हमें किसी तरीके से V2 की वैल्यू पता लग जाती है तो हम V3 निकाल लेंगे और V3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके 2 log V3 की वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप की हमें सपोर्ट लेनी पड़ेगी जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहाँ पर हमें 2 टेम्परेचर और 1 वॉल्यूम दे रखे हैं, और उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इस फाइनल V2 वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में TV की पावर गामा -1 क्या रहता है, कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर देख लेते हैं 600, स्टार्टिंग का वॉल्यूम है 10, पावर होगी गामा -1। जैसे कि अपन गामा की वैल्यू को देखें तो यहाँ CPM अपना 5/2 है और CVM 3R/2 आएगा, और वहाँ से गामा अगर इक्वेट करें तो गामा की वैल्यू जो बैठेगी वो आएगी अपनी 5/3। उसी तरह से हमें फाइनल टेम्परेचर जो कि 60 दे रखा है और फाइनल वॉल्यूम V2 को हमें इक्वेट करना है, और पावर आ गई 5/3 - 1। सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, ये आ गया 10 इज इक्वल टू V2 अपॉन 10 की पावर आ गई है ये अपनी 2/3। ओके, तो दोनों साइड क्यूब कर लीजिए। क्यूब करने के बाद 10⁻³ की वैल्यू अपनी आई है V2 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर बोले तो 100।
यहां से अगर मैं V2 को इक्वेट करूं तो इसकी वैल्यू आएगी 10 की पावर 5/2, राइट, 10 की पावर 5/2। और जैसे कि हमें ऑलरेडी V3 V2 का रिलेशन पता है, तो यहां से अगर हम V3 देखें तो V3 आ जाएगा 10 की पावर 5/2 इंटू 10, जो कि सिंप्लीफाई करके आएगा 10 की पावर 7/2। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो 2 log V3, मतलब 2 log V3 की अगर हम वैल्यू देखें, सो 2 log V3 है अपना 10 की पावर 7/2। तो इसको हम अगर बाहर लेकर आए, सो 2 इंटू 7/2 log 10। जैसा कि अपन को पता है कि log 10 की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, तो log 10 अगर 1 है तो सिंप्लीफाई करके आंसर अपना बनेगा 7। तो 7 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, पेपर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन पे बेस्ड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। अपने पास क्या है कि अगर इस पे देखें तो अपने पास एक रिएक्शन दे रखी है कि A एक गैसियस कंपोनेंट है जो कि P में कन्वर्ट हो रहा है। 2 डिफरेंट टेम्परेचर में हमें रिएक्शन को कैरी किया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एट T1 केल्विन टेम्परेचर। T1 केल्विन टेम्परेचर पे P की जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो हम देख पा रहे हैं 4 है। कितनी है? 4। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग में ये 6 था, तब ये 0, जब ये 4 होगा तो डेफिनेटली यहाँ से इसकी 4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी वो 2 ही रही होगी। और यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अपन फाइंड आउट करें, जैसे मैं K1 कह रहा हूँ, तो 4/2, तो ये आ गया 2। जैसे कि अपने को पता है कि जो डेल्टा जी नॉट होता है, डेल्टा जी नॉट 1 इज इक्वल टू होता है आपका माइनस NRT ln K। तो यहाँ पर अपना टेम्परेचर T1 था, तो ये आपका आ गया माइनस RT1 ln K। अपना K1 यहाँ पर लेंगे तो K1 की वैल्यू अपनी आ गई है 2। ये सब कुछ अपने करा T1 केल्विन टेम्परेचर में। अब अपने देखना है कि एट T2 केल्विन टेम्परेचर, तो T2 केल्विन टेम्परेचर पे अगेन हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये 6 था, ये 0, और T2 केल्विन कॉन्सेंट्रेशन में जो P की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो आ रही है 2। इसका मतलब इसके 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीमेंट आई होगी और ये कॉन्सेंट्रेशन जो रही होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 4 रही होगी। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि डेल्टा G2 नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा G2 नॉट हमारा आ रहा है माइनस R T2 ln K2, और K2 की वैल्यू आप यहां से इक्वेट कर सकते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आ रही है हाफ। यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस R T2 ln 1/2। तो स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचने के बाद अपन को जो फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है डेल्टा G2 नॉट माइनस डेल्टा G1 नॉट की वैल्यू R T2 ln X दे रखी है, और x की वैल्यू इक्वेट करने को कहा है। तो जैसे इस इक्वेशन को अपन 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, और अपने को 2 इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप सिंपली देख पा रहे हैं ये आएगा माइनस R T2 ln 1/2, माइनस ऑफ माइनस मीन्स प्लस R T1 ln 2 इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कितना दे रखा है, R T2 ln X। अब यहां पर हमें T1 T2 का भी रिलेशनशिप दे रखा है, T1 इज ट्वाइस ऑफ T2। तो यहां पर अगर मैं T1 की जगह क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ T2, और अगर इस माइनस को एडजस्ट करूंगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि R कॉमन चला गया, T2 कॉमन चला गया, और ln 2 कॉमन चला गया, और यहां पर हमारा बचा 1,
और यहाँ पर अपना जो वैल्यू बची है वो बची है 2। दिस इज इक्वल टू RT2 ln x। तो यहाँ से हम x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। T2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ln 2 की पावर 3 इज इक्वल टू आया ln x। और यहाँ से x इक्वेट अगर करें तो x सिंपली कितना आ गया 8। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था भाई। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था और सबसे सिंपल तो यही लग रहा मुझे। तो देखिए आपके पास में क्या था, यहाँ पर गिवन था CN था और LLH4 था एक्सेस में और देन H2O। तो कुछ नहीं करना, यहाँ CN जो होता है C∼N, जब भी LLH4 आता है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है। कब, जब यहाँ पर आपके पास में LiAlH4 आ जाए, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी आपके पास में आ जाए और साइनाइड आ जाए तो साइनाइड का ये रिडक्शन कर देता है किसमें, एमीन में, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करता है भी। तो यहाँ पर भी आपके पास में 4 थे, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पर CH2 और ये फॉर्मेशन कर देगा भाई NH2, और ऐसे ही आपके पास में CH2 और यहाँ पर क्या बन गया भाई NH2 का फॉर्मेशन, और यहाँ पर भी क्या है भाई CH2 और ये आपके पास में क्या बन गया NH2। ऐसे ही देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर CH2 और ये आपके पास में क्या है NH2, ये बन गया। अब आपको क्या गिवन था, एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर आती है तो सिंपल है ये रिएक्शन। तो एसिटोफिनोन कुछ नहीं है, एसिटो मतलब आपके पास में CH3CO और फिनोन मतलब PH और ये आपके पास में ओन यानी कि कीटोन, तो ये एसिटोफिनोन हो गया भाई। अब देखिए एसिटोफिनोन की आपके पास में रिएक्शन करवानी थी किसके साथ में, यहाँ पर है। तो देखो जब आपके पास में RNH2 गिवन होता है और इसकी अगर रिएक्शन आप किससे करवा दो, एसिटोफिनोन से, तो देखो CO और यहाँ पर आपके पास में क्या है PH और ये आपके पास में क्या है CH3। तो जब भी एसिटोफिनोन की यहाँ पे रिएक्शन इस प्राइमरी एमीन से करवाओगे तो देखिए क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराती यहाँ से, तो आपके पास में यहाँ से आपके पास में देखिए जैसे ही आप प्राइमरी एमीन से इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से H और OH आप निकाल दो और आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, यहाँ से आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा R और ये N और ये H डबल बॉन्ड आपके पास में C और ये आपके पास में PH और ये आपके पास में CH3, यानी कि यहाँ से इमाइन का आपके पास में फॉर्मेशन होता है, इमाइन का फॉर्मेशन होता है। सेम आपके पास में 4 आपके पास में गिवन है, तो आपके पास में यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन होगा, इमाइन का। तो यानी कि सब आपके पास में NH2 की जगह क्या लगा दूँ मैं, यहाँ C डबल बॉन्ड NH आपके पास में लगा सकता हूँ। तो देखो अगर मैं इनकी जगह C डबल बॉन्ड NH लगा दूँ तो देखिए आपके पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। यहाँ पर अपन इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखो ये था आपके पास में क्या CH2 और यहाँ NH2, रिएक्शन मैंने आपको बताई दी कैसे होती है इनके बीच में, और ये आपके पास में NH2, ये आपके पास में क्या था CH2 और यहाँ पर भी क्या गिवन था NH2 और यहाँ पर क्या गिवन था CH2 और ये क्या बना था NH2। अब इसकी एसिटोफिनोन से आप रिएक्शन करवाओगे तो अपन ने रिएक्शन देख ली क्या बनेगा। यहाँ पर आपके पास में जैसे ही एसिटोफिनोन से आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास में बन जाएगा ये CH2, ये क्या भी CH2 और यहाँ पर आपके पास में क्या भी NH और डबल बॉन्ड आपके पास में CPH और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। ऐसे यहाँ पर आपके पास में CH2 NH डबल बॉन्ड आपके पास में क्या है CPH और यहाँ पर आपके पास में क्या है CH3। ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर है CH2, यहाँ पर NH और डबल बॉन्ड आपके पास में CPH और यहाँ पर आपके पास में CH3। ऐसे यहाँ बन जाएगा CH2 और ये NH डबल बॉन्ड आपके पास में C और यहाँ PH और ये आपके पास में CH3। अब आपको यहाँ पर क्या पूछे थे, नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम पूछे थे। तो देखो जिसने नंबर ऑफ sp2 कार्बन ये काउंट किया है उनका तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर PH प्रेजेंट थी, तो PH यानी कि बेंजीनिंग, तो बेंजीनिंग के भी sp2 कार्बन काउंट करने थे यहाँ पे। तो टोटल sp2 कार्बन पूछे थे आपको, इसमें क्या पूछे थे, टोटल आपके पास में टोटल sp2 कार्बन पूछे थे। sp2 आपके पास में क्या पूछे थे, कार्बन पूछे थे। तो देखो कितने हो गए, एक तो ये रहा, एक आपके पास में ये रहा, और एक आपके पास में ये रहा, और एक आपके पास में ये रहा, 4 तो ये हो गए। एक बेंजीनिंग में 6 आपके पास में क्या होते हैं, sp2 कार्बन होते हैं। तो देखिए 1
2 3 और 4, 4 बेंजीन, तो मतलब 6 × 4 यानी 24, तो 24 ये और +4 ये, तो यानी कि आपका इसमें sp2 कार्बन कितने आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये जो आपका इसमें क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28 आपका इसमें sp2 कार्बन होंगे भाई। कितने होंगे, 28 sp2 यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होंगे। ये सिंपल सी रिएक्शन थी, इसमें बस sp2 कार्बन, जिसको रिएक्शन आती है sp2 कार्बन फाइंड आउट करने में कोई बड़ी बात नहीं थी भाई। तो ये आपका इसमें कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन हो गया भाई। अब देखिए 5th क्वेश्चन की बात। Next question is question number 14, which is again from the inorganic chemistry. It is a matrix match question, students. It says that match the reaction in the given stoichiometry of the reactant in list 1 with one of their products given in list 2 and choose the correct option. List 1, there are 4 different reactions are given, and in list 2 the products from the given reaction are given. We have to match which option or which product is given by the reaction given in list 1. So P2O3 is hydrolyzed by water, it will give H3PO3. In reaction Q, P4 is treated with NaOH and water, it will give PH3 plus NaH2PO2. In R, PCl5 is treated with CH3COOH, it will give POCl3 plus CH3COCl plus HCl. And in reaction S, S3PO2 is treated with AgNO3, Ag will get reduced to give Ag, and H3PO2 phosphorus will get oxidized to give H3PO4. So let's start the matching, student. P matches with 2, so it is given in A and D. Q matches with 3, it is given in both A and D. PCl5 plus CH3COOH, it matches with 4, so R matches with 4 in D, and H3PO4, which is the product of reaction S, matches with 5. So the correct answer to this question is option D. We have to mark option D as the correct answer to get the full marks. Let's move to the next question. Question number 15. It is again from the inorganic chemistry. It is again a matrix match question, student. Match the electronic configuration in list 1 with appropriate metal complex ion in list 2 and choose the correct option. Atomic number of Fe is 26, Mn is 25 and Cu is 27. It is given itself in this question. So list 1 contains some of the electronic configuration and list 2 contain the compound, in which we have to write the electronic configuration according to CFT of the central metal atom. Let's start one by one. In list 2, the metal cation present is Fe. So here Fe is Fe in +2 oxidation state. So it is a D6 configuration. In option 2, it is Mn2 positive. It is D5 configuration. In 3, it is CO3 positive. It is D6 configuration. In 4, it is Fe plus 2. Fe plus 2 we know it is D6 configuration. And in COCl4,
it is in CO is in +2 configuration, it is D7 configuration. Now let us check one by one. So T2G6 Eg2 Eg0, T2G6 Eg0, it is a strong field ligand must have been connected to this. It must be matches with P must matches with 3. T2G3 Eg2 in octahedral configuration, there are 5 electron in octahedral configuration, it must matches with Q2, Q must matches with 2, and then next one is R, E2 T23, there are 5 electron present and it is it must be a tetrahedral complex, so it may be 4 and 5. In 4 it is iron is present in +3 oxidation state and it has D5 configuration, so R matches with 4, and as it is an octahedral complex with weak field ligand, so it must matches with 1. So P matches with 3, Q matches with 2, R matches with 4 and S matches with 1. So the correct answer to this question is D. We have to mark D as the correct answer to get full marks. Let us move to the next question. फिफ्थ आपके पास में देखो भाई, आपको रिएक्शन गिवन थी 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, सिंगल एनेंशियोमर गिवन था, इसकी SN2 रिएक्शन कराई थी एक्वस NaOH से। दूसरा क्या था 2 ब्रोमो पेंटेन आपके पास में, ये भी सिंगल एनेंशियोमर गिवन था। इसके बाद में 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, ये भी आपको बोल रखा है सिंगल एनेंशियोमर, यहाँ SN1 रिएक्शन कराई है और यहाँ पर भी SN1 रिएक्शन करवाएगी भी। तो अब देखो यहाँ पर कुछ एक गलत करके हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन में ज़्यादातर क्या होता है कि यही पढ़ाया जाता है कि रेसमिक मिक्सर बनता है हमेशा, तो वो रेसमिक मिक्सर जो रटके गए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन था, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो भाई पहले की अपन बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला था 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, तो 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन की अपन बात करें तो ये होता भी पेंटेन मतलब आपके पास में 5 कार्बन, पेंटेन का मतलब क्या हो गया भाई 5 कार्बन आपके पास में हो गए। कितने कार्बन हो गए 5 कार्बन, तो ये आपके पास में पेंटेन 5 कार्बन और 1 ब्रोमो बोल रहा था तो Br लगा देते हैं, और यहाँ पर 2 पे इथाइल बोल रहा था भी, तो ये 1 2 3 4 और ये आपके पास में 5, ये ऐसे बोल रहा था भी। और इसकी रिएक्शन करवाई थी किससे, NaOH से करवाई थी। NaOH एक्वस गिवन था, एक्वस NaOH गिवन था और SN2 बोल भी रखा था इसने, यानी कि ये सोचना ही नहीं था कि SN1 मैकेनिज्म करवाई या SN2, उसने खुद नहीं बोल दिया था कि SN2 मैकेनिज्म आपको करवानी है। तो देखो जब आप SN2 करवाओगे तो यहाँ कोई कार्यल सेंटर नहीं है, और कोई कार्यल सेंटर नहीं है तो आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, यानी एज इट इज जैसा आपके पास में गिवन था वैसा का वैसा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। आपके पास में ये अकार्यल है और अकार्यल सेंटर पे रिएक्शन होती है, तो जैसा आपके पास में रिएक्टेंट होता है वैसे ही क्या आ जाता है प्रोडक्ट आ जाता है। तो यानी यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा रिटेंशन हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास में क्या होगा रिटेंशन, क्योंकि यहाँ कोई कार्यल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रही। ज़्यादातर SN2 में पढ़ाया जाता है कि SN2 में हमेशा क्या होता है रिटेंशन होता है, ऑलवेज रिटेंशन ऑलवेज इन्वर्जन लिखवाते हैं SN2 में, तो वो इन्वर्जन वाली बात यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि इन्वर्जन तब देखा जाता है जब आपके पास में कार्यल सेंटर पे रिएक्शन हो रही होती है। यहाँ जब कार्यल सेंटर पे रिएक्शन ही नहीं हो रही तो आपके पास में क्या होगा रिटेंशन आंसर आएगा। अब देखो ये पहला आपके पास में हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपको क्या बोला था, दूसरा 2 ब्रोमो था शायद, दूसरा आपके पास में क्या था, दूसरा आपके पास में 2 ब्रोमो पेंटेन था। तो 2 ब्रोमो पेंटेन में देखिए 2 ब्रोमो पेंटेन है, तो ये आपके पास में पेंटेन मतलब 5 कार्बन और 2 पे ब्रोमो तो मतलब ये Br हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कार्यल कार्बन है भी, कार्यल सेंटर प्रेजेंट है, और कार्यल सेंटर पे अगर आप SN2 मैकेनिज्म करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा भाई इन्वर्जन इन प्रोडक्ट होगा, यानी यहाँ SN2 होगी भी। और जैसे आप यहाँ SN2 करवाओगे तो यहाँ SN2 जैसी रिएक्शन आप करवाओगे तो यहाँ क्या होगा इन्वर्ट प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि अगर आपके पास में
मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास है मान लीजिए ये आर कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है तो ये एस वाला आ जाएगा, और अगर ये आपके पास मान लीजिए स्मॉल डी है तो ये आपके पास स्मॉल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास भी यहाँ पर क्या होगा भाई, इन्वर्जन होगा, यानी कि इन्वर्टेड आपके पास में प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि इन्वर्जन आपके पास में होगा। यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा, जिसको कई नामों से जाना जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन वगैरह से। ठीक है, ये सेकंड रिएक्शन होगी। थर्ड रिएक्शन देखिए क्या गिवन थी, थर्ड रिएक्शन आपके पास में गिवन थी ये भाई। थर्ड रिएक्शन में था 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, क्या था 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, और यहाँ SN1 बोल रखा था अभी इसने, एक्वस NaOH था और SN1 बोल रखा है इसने। तो देखो यहाँ 3 ब्रोमो ये आपके पास में, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये 3 अपन ने लगा दिया क्या, ब्रोमो, और 3P क्या था भाई, एक मिथाइल था, 3P क्या था, एक मिथाइल प्रेजेंट था। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, इसकी रिएक्शन है एक्वस NaOH से करवानी है, और उसने बोल रखा था कि यहाँ SN1 मैकेनिज्म करवानी है। वैसे भी टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 मैकेनिज्म होगी, ऑब्वियस यहाँ पर SN2 आप नहीं करवा सके, टर्सरी पर आपके पास में SN2 नहीं करवा सकते, तो SN1 होगी, और SN1 जैसे ही आप करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास में मिक्सर फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, यानी कि यहाँ आपके पास में Br हट के क्या लग जाएगा, OH, और यहाँ पर क्या था भाई, मिथाइल था, ये आपके पास में, और ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन देखिए क्या गिवन था, मिक्सर का आपके पास में गिवन था शायद, यानी कि यहाँ पर क्या था, मिक्सर ऑफ एनेंटियोमर, यानी कि पेयर ऑफ एनेंटियोमर आपके पास में क्या होंगे, फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 मैकेनिज्म जब करवाते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है, और प्लेनर होता है इसलिए क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास में एक अगर R बनेगा तो एक S बनेगा, यानी कि पेयर ऑफ एनेंटियोमर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा भी, किसका फॉर्मेशन होगा, पेयर ऑफ एनेंटियोमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह आपके पास में थर्ड रिएक्शन थी। अब देखो फोर्थ रिएक्शन क्या थी, फोर्थ रिएक्शन में देखो क्या था, फोर्थ रिएक्शन में भी ये जब ऐसे पढ़ाते हैं कि हमेशा यहाँ पर रेसमिक मिक्सर बनेगा तो उनके लिए था भाई। तो देखिए सिंगल एनेंटियोमर गिवन था, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग थी, सॉरी 7 मेंबर आपके पास 7 कार्बन की चेन थी, यानी कि ओपन चेन थी, और यहाँ मिथाइल और H लगा था, और मिथाइल Br, और सिंगल एनेंटियोमर SN1 भी यहाँ करवाई गई थी। तो देखो ये आपके पास में था भाई, यहाँ पर ये था, और यहाँ मिथाइल आपको गिवन था, और यहाँ पर H गिवन था, और यहाँ पर भाई आपके पास में क्या गिवन था, यहाँ पर मिथाइल था, H था, मिथाइल था, और यहाँ पर आपके पास में Br है, और इसकी रिएक्शन करवाई गई थी भी किससे, एक्वस NaOH से करवाई गई थी, और यहाँ SN1 मैकेनिज्म करवाई गई थी। तो देखिए आपके पास में 2 कायरल सेंटर यहाँ पे गिवन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा था। तो देखिए जिस कायरल सेंटर पे रिएक्शन होती है कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में सिर्फ उसी का चेंज होता है, यानी इन्वर्जन सिर्फ इसी का होगा। तो देखो जब यहाँ SN1 मैकेनिज्म होगी, इस सेंटर पे आप SN1 करवाओगे, यानी कि आपके पास में Br और ये ऐड करोगे आप, तो ये आपके पास में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा भाई। यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, मिथाइल, और ये क्या था, यहाँ H था। अब देखो आपके पास में Br और Me था, तो Br की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर Br की जगह आपके पास में आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, यहाँ Br की जगह आपके पास में कौन आ जाएगा, OH। ध्यान रखिएगा OH अबव दी प्लेन भी आ सकता है और बिलो दी प्लेन भी आपके पास में आ सकता है। तो देखो मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन R मान लेते हैं, तो R के साथ में ये R वाला भी बन सकता है, और R के साथ में ये कौन सा बन सकता है, S वाला भी, यानी यहाँ प्रोडक्ट आपके पास में बनेंगे जो R और R वाले भी बन सकते हैं, यानी कि दोनों का इसका R के साथ R कॉन्फ़िगरेशन रह जाए, या फिर R के साथ में आपके पास में S कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो देखिए यहाँ पर जब पहले से एक कायरल सेंटर गिवन होता है और दूसरा कोई कायरल सेंटर है और उस पर रिएक्शन हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास में फॉर्मेशन होता है RR और RS, मतलब आपके पास में पेयर ऑफ आपके पास में क्या बनते हैं, डायस्टीरियोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बनते हैं। अगर पहले से एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, जिस कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रही, एक दूसरा कायरल सेंटर है उस पर रिएक्शन हो रही है, तो आपके पास में R के साथ में R और R के साथ में S बन सकता है, यानी कि आपके पास में पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसलिए ये SN1 रिएक्शन में जो बोलते हैं कि हाँ हमेशा मिक्सर ऑफ क्या होता है, एनेंटियोमर बनता है, वो गलत है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके पास में क्या बनेगा, अगर पहले से एक कायरल सेंटर है तो पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर का फॉर्मेशन होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई।
तो यानी कि आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा। अब देखो भाई, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या बना था, रिटेंशन हुआ था, और इसमें क्या हुआ, सेकंड में भी आपके पास में, सेकंड में आपके पास में हुआ इन्वर्जन, और थर्ड में आपके पास में क्या हो गया भाई, मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर, और फोर्थ में क्या बन गया भाई, मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन का तो आपके पास में क्या हो गया, फर्स्ट रिएक्शन का तो हो गया सेकंड भाई, सेकंड में आपके पास में क्या आंसर आया था, ये फर्स्ट आया था। थर्ड में आपके पास में आर का क्या आया था भाई, मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर, और इसका क्या आ गया भाई, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। तो देखो अब पी का आपके पास में सेकंड किस में दिया है, पी का सेकंड इसमें दिया भाई। इसके बाद में देखो क्यू का आपके पास में फर्स्ट, तो क्यू का फर्स्ट यानी कि बी आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास में ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब देखो आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो भाई, ये आपके पास में देखो भाई, सबसे पहले मैच द कॉलम में पूछा गया है, यानी कि आपको मिलान करना था इनका इटार्ड रिएक्शन। तो देखो भाई जनरली क्या होता है कि इटार्ड रिएक्शन जो होती है डायरेक्टली पढ़ाई जाती है, डायरेक्टली पढ़ा देते हैं। कई क्या करते हैं कि सीधा टोलुइन लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, और इटार्ड रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनवा देते हैं, बेंजल्डिहाइड रट्टा लगवा देते हैं। लेकिन उसने क्या किया, एक स्टेप पहले की रिएक्शन पूछ ली। तो देखो इटार्ड रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो जनरली टोलुइन की रिएक्शन होती है। तो देखो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे, यानी कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इटार्ड रिएक्शन में देखिए जनरली ये किसकी रिएक्शन होती है, टोलुइन की रिएक्शन होती है। लेकिन उसने क्या करवाया था, पहले यहाँ पर टोलुइन का फॉर्मेशन करवाया था। देखो कैसे, ये आपके पास में भी, तो ये बेंजीन CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, ये आपके पास में आ जाएगा। तो देखो इसने क्या करवाया था, पहले यहाँ पर ये गिवन था, इटार्ड रिएक्शन करवाई थी इसने, लेकिन इटार्ड में पहले ये गिवन था भाई, यानी कि इसने पहले टोलुइन का फॉर्मेशन करवाया था। बेंजीन की रिएक्शन किसके ऊपर करवाते हैं, CH3Cl से, और यहाँ एनहाइड्रस से AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं। तो ये एल्काइलेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन। तो इसका एल्काइलेशन करवा दीजिए, थ्रू ARS रिएक्शन होती है ये, और यहाँ टोलुइन का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही आपके पास टोलुइन का फॉर्मेशन हुआ, इस पर अपन क्या करा सकते हैं भी, इटार्ड रिएक्शन, यानी टोलुइन के ऊपर है CrO2 और Cl2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 करवाई जाती है। तो आपके पास में पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, और फिर फाइनली आपके पास में क्या बन जाता है भी, बेंजल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ से इटार्ड रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये नंबर 1, और नंबर 2 आपके पास में क्या होते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा के हम किसका फॉर्मेशन करा लेते हैं, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाते हैं। यानी कि टोलुइन से किसका फॉर्मेशन होता है भी, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसमें, बेंजल्डिहाइड में आपके पास में क्या होता है, टोलुइन से आपके पास में बेंजल्डिहाइड का आपके पास में फॉर्मेशन होता है, और इसी को बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। उसने क्या कराया, पहले स्टेप पूछ लिया, यानी कि टोलुइन का उसने फॉर्मेशन पूछ लिया बेंजीन से, किसमें, इटार्ड रिएक्शन में। तो ये सिंपल पहले का क्या था, इटार्ड रिएक्शन था भाई। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या था, दूसरा आपके पास में क्या गिवन था, देखिए दूसरा क्या था, गाटरमान रिएक्शन। तो गाटरमान तो जनरली आपके पास में क्या होती है, पहले एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl, और फिर H2 अगर दे दे तो आपके पास में फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो ये आपके पास में कौन सी रिएक्शन थी, इटार्ड रिएक्शन थी, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड आपके पास में क्या हो जाएगी, रिएक्शन। दूसरा देखो गाटरमान रिएक्शन क्या होती है, गाटरमान रिएक्शन होती है कि अगर एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और प्लस HCl गिवन था, और यहाँ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो पहले डायजोटाइजेशन होता है, और डायजोटाइजेशन करवाने के बाद में यहाँ पर आपके पास में क्या फॉर्मेशन हो जाता है, N2 प्लस और Cl माइनस, और फिर क्या हो गया कि अगर हम H2O और हीट कर दें तो आपके पास में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का। इसी को बोलते हैं हम क्या, गाटरमान रिएक्शन। तो गाटरमान में कई टाइप की रिएक्शन पढ़ाई जाती है, CO2 Cl2 की प्रेजेंस में, CO2 Br2 में। तो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन दी गई थी, तो ये आपके पास में कौन सी हो जाएगी, गाटरमान आपके पास में रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, गाटरमान रिएक्शन हो जाएगी। ये सेकंड आपके पास में रिएक्शन थी। थर्ड आपके पास में देखो, यानी कि सेकंड गाटरमान वाले के ये ऑप्शन हो गया। अब देखो थर्ड आपके पास में क्या गिवन था, थर्ड आपको क्या गिवन था, गाटरमान कोच रिएक्शन होती है। तो देखो भाई गाटरमान कोच आप कैसे करवा सकते हो, गाटरमान कोच किससे आप करवा सकते हो, तो वो देखिए अगर गाटरमान कोच की अगर बात करें तो अपन वही फिनोल से करवा सकते हैं। यानी कि पहले
गाटरमान कोच यानी कि बेंजल्डिहाइड बनता है उसमें, तो आप कैसे करवाएंगे बेंजल्डिहाइड, कैसे आप बनाएंगे, तो फिनोल से बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनाओगे आप, अगर आपके पास में क्या गिवन है, यहाँ पर फिनोल गिवन है, क्या गिवन है आपके पास में, फिनोल गिवन है, और इसकी रिएक्शन अगर जिंक और फिर आप हीट कर दोगे, तो यहाँ पर जिंक डस्ट अगर आपको गिवन होती है और हीटिंग अगर आपको गिवन होती है, तो क्या फॉर्मेशन होता है, पहले बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ से आपके पास में बेंजीन का भाई फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे लग जाएगा यहाँ पे। अब देखो गाटरमान कोच में होता क्या है, CO प्लस HCl होता है और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, और फिर हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को बोला जाता है गाटरमान कोच रिएक्शन, यानी कि कोच मतलब को, यानी कि आपके पास में क्या है, CO आपके पास में प्रेजेंट है प्लस HCl, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गाटरमान कोच रिएक्शन इसको बोलती है, और बेंजीन से किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये गाटरमान कोच रिएक्शन होती है। इसके बाद क्या था, इसके बाद था रोजनमुंड रिडक्शन था भाई, क्या था, रोजनमुंड आपके पास में रिडक्शन था भाई। तो देखो आप रोजनमुंड रिडक्शन जो होते हैं वो आप कैसे करवा सकते हो, वो आप टोलुइन से पहले बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करवा के क्या बना सकते हो, रोजनमुंड रिडक्शन करवा सकते हो। तो देखो कैसे करवा सकते हो, उसका भी देख लेते हैं अपन। तो ये टोलुइन की KMnO4 KOH SOCl2 इस रिएक्शन करके हम रोजनमुंड करवा सकते हैं, और कोई दूसरी रिएक्शन नहीं होती। तो यानी कि यहाँ पर अगर हमें रोजनमुंड की बात आती है तो ये आपके पास में गिवन था, और यहाँ पर टोलुइन गिवन था भाई, और टोलुइन की रिएक्शन अगर KMnO4 बेसिक कंडीशन में करवा दें, KMnO4 बेसिक कंडीशन में हीटिंग के साथ करवा दें, तो यहाँ से पहले ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास में COOH में, यानी कि एक्टिव H अगर आपके पास में बेंजीन पे क्या होता है प्रेजेंट, तो ये KMnO4 किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में ऑक्सीडेशन कर देगा इसका। फिर देखो यहाँ पर क्या गिवन है, SOCl2 है, तो ये SOCl2 क्या करेगा, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा भाई, यानी कि ये CO और आपके पास में Cl, ये बेंजोइल क्लोराइड का आपके पास में फॉर्मेशन कर देगा। अब जैसे ही बेंजोइल क्लोराइड का आपके पास में फॉर्मेशन हुआ, तो इस पर H2PdBSO4 की रिएक्शन करा देंगे, H2PD आपके पास में BaSO4, यानी कि रोजनमुंड रिडक्शन आपके पास में क्या हो गया, रोजनमुंड रिडक्शन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास में CHO, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड रोजनमुंड रिडक्शन। ये आपके पास में क्या था भाई, गाटरमान कोच रिएक्शन। ये क्या था, ये था आपके पास में गाटरमान कोच आपके पास में रिडक्शन, यानी कि गाटरमान कोच आपके पास में रिएक्शन। तो इस टाइप से भी आपके पास में ये मेज द कॉलम में था, और सबसे सिंपलेस्ट ही था, वैसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो देखिए इटार्ड में आपने क्या करवाया, इटार्ड में आपने यूज़ किया भाई किसको, बेंजीन को यूज़ किया भाई, बेंजीन से आपके पास में इटार्ड का पहले रिएक्टेंट बनवाया गया था। गाटरमान में किसको यूज़ किया भाई, गाटरमान में आपने यूज़ कर लिया भाई एनिलीन वाले को, किसको, एनिलीन को। और गाटरमान कोच में किसको यूज़ कर लिया भाई, गाटरमान कोच में आपने यूज़ कर लिया फिनोल को। और रोजनमुंड में किसको यूज़ कर लिया भाई, टोलुइन को। तो देख लीजिए अब मैच करवा लीजिए आप, यानी कि P का आपके पास में क्या हो गया, थर्ड, तो P का थर्ड इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। देखो पहले में दे ही नहीं रखा, B में भी दे ही नहीं रखा। अब देखो गाटरमान रिएक्शन तो फोर्थ, यानी कि Q का फोर्थ हो गया, तो यानी कि आंसर आपके पास में D आ गया भाई। R का आपके पास में 5 हो गया और S का 2 हो गया। तो इस टाइप से भी आपके पास में ये क्वेश्चन गिवन थे, जे एडवांस आपके पास में पेपर आपके पास में 1 में। और ज़्यादा कोई इसको हार्ड नहीं कर सकते, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी बार वेटेज थोड़ा ज़्यादा दिया गया था, ये था, यानी आपके पास में काफ़ी आसान ऑर्गेनिक में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे था कि हाँ सोचने पड़ रहे थे, यानी कि एक दो में ऐसे था कि हाँ मैकेनिज्म के बिना आप नहीं कर सकते, तो मैकेनिज्म जिसको आती है तो आराम से एक दो क्वेश्चन जो थे वो आराम से कर सकते थे। ये था भी सॉल्यूशन पेपर 1 का।